गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। कल मैंने जो है रिवीजन कला के कुछ प्रश्न लिए थे 20+ के रूप में, और मुझे उम्मीद थी कि 20+ में जाएंगे, लेकिन 20+ में एक ही दो लोग को देखा मैंने, उसके बाद से जो है वो उसके नीचे ही थे। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है कई लोग भूल भी गए, और मैं यही देखना चाहता था कि किस तरह के प्रश्न जो है आपको याद हैं कि नहीं। लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा मिस हो गए, उसमें 20+ के नीचे ही रह गए। तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें दोहराना पड़ेगा और दोहराइए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये क्लास डेली चढ़ती है रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। चाहे किसी भी राज्य की कला का पेपर आप दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से संबंधित है कला का पेपर, उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका लाभ जरूर मिल रहा होगा अगर आप जुड़े हैं तो। और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। और कमेंट्स आपके मैं देखता रहता हूँ, जो भी कमेंट्स, जिसमें से कमेंट्स आपके सवाल हो लेने लायक, तो उसको मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ। और तीसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको इस बीच में कितने प्रश्न आए और किस टाइप के प्रश्न आए ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट, पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से जो है कुछ प्रश्नों को लिया गया है, कॉमन रिवीजन प्रश्न है कुछ, और कुछ हट के भी प्रश्न हैं। तो आज हम फिर से जो है 20+ की सीरीज रखे हैं, और 20+ की सीरीज में आज देखा जाए कि कितना आप सही जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, सादिया कोचर हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, सादिया कोचर क्या एक फोटोग्राफर हैं, एक पेंटर हैं, एक कवि हैं, या फैशन डिजाइनर हैं? सादिया कोचर को हम किस रूप में जानते हैं, किस तरह से उनकी पहचान है? ये बस प्रश्न है हमारा पहला, और पहले प्रश्न का हमारा जवाब हो जाता है फोटोग्राफर। ठीक है, सादिया कोचर एक फोटोग्राफर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आपके सामने है प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न क्या कहना है कि घनवादी में सबसे घनवादी चित्रकार कौन थे? जो घनवादी था उसमें सबसे घनवादी चित्रकार के रूप में किसे हम जानते हैं? हार्नग्रीश को, फर्नलेजे को, ब्राक को, या पिकासो को? इनमें से वो कौन सा कलाकार है घनवादी का जिसे सबसे घनवादी चित्रकार, यानी घनवादी में भी सबसे घनवादी चित्रकार उसे कहा गया? क्यूबिज्म जिसको कहते हैं। ठीक है, सबसे घनवादी चित्रकार। तो मित्रों, सबसे घनवादी चित्रकार हार्नग्रीश को कहा गया। ठीक है, घनवादी में सबसे घनवादी चित्रकार हार्नग्रीश को कहा गया, हार्नग्रीश। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न का पूछना है कि महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण दिया? महाराजा संसार चंद ने इनमें से एक शैली को संरक्षण दिया था। वो शैली क्या? राजस्थानी शैली थी, पहाड़ी शैली थी, सिख शैली, या जैन शैली थी? तो कौन सी शैली थी? बस इतना ही आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है। 20+ प्रश्नों की सीरीज आज भी चल रही है, और आज भी कुछ कॉमन प्रश्न लिए गए हैं जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब पीछे आपने पढ़ लिया होगा जरूर किसी ना किसी वीडियो में या कहीं और भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप जो है कुछ जो है अच्छा परफॉर्मेंस देंगे 20 के टच तक। तो महाराज संसार चंद ने जिस शैली को संरक्षण दिया मित्रों, उस शैली का नाम है पहाड़ी शैली। क्या नाम है? पहाड़ी शैली है। महाराजा संसार चंद ने जिस शैली को संरक्षण दिया। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि पहाड़ी शैली को संरक्षण देने वाले निम्न में से कौन राजा थे या कौन शासक थे? ये कह लेगा कि पहाड़ी शैली को संरक्षण देने वाले निम्न में से कौन शासक थे? तो महाराजा संसार चंद थे। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? मूर्तिकार नहीं है इनमें से कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी, सर्वरी राय चौधरी, जय झरोटिया, या राम किंकर बैच? ठीक है, बस इतना ही इसका
पूछना है कि मूर्तिकार के रूप में इनमें से किसे हम नहीं जानते हैं, मतलब किसे हम मूर्तिकार के रूप में नहीं जानते हैं, बाकी सब जो है मूर्तिकार हैं एक को छोड़ के। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है, और चौथे प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा मित्रों वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जय झरोटिया। जय झरोटिया जो है वो मूर्तिकार नहीं है, वो एक चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न का कहना है बौद्ध कला की प्राचीन चित्र कहाँ मिले हैं। बौद्ध कला के जो प्राचीन चित्र हमें मिले हैं वो कहाँ मिले हैं मित्रों। इनमें से कहीं नहीं, भीमबेटका और होशंगाबाद में, अजंता और बाघ में, या एलिफेंटा और शीतलवासन की गुफा में। इनमें से कहाँ पे बौद्ध कला के प्राचीन चित्र हमको मिले। प्रश्न संख्या 5 का इतना ही कहना है, और प्रश्न संख्या 5 का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा अजंता और बाघ की गुफाओं में जो है बौद्ध काल की प्राचीन मीन्स सबसे पुरानी चित्र हमको मिले हैं, तो बाघ और अजंता में मिले हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि बाघ के अलावा बौद्ध काल की सबसे प्राचीन मूर्ति इनमें से और कहाँ मिली। प्रश्न चेंज करेगा और बस इतना ही कहेगा कि बाघ के अलावा, या फिर ये भी कह सकता है कि अजंता के अलावा बौद्ध काल की सबसे प्राचीन मूर्ति इनमें से और कहाँ मिली। तो अगर अजंता पूछेगा तो बाघ में मिली, अगर बाघ पूछेगा तो अजंता में मिली। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और प्रश्न का कहना है छठा प्रश्न का कि नगर पालिका संग्रहालय कहाँ स्थित है। नगर पालिका एक संग्रहालय है जिसका नाम है नगर पालिका, वो इस समय कहाँ है। प्रयागराज में है, मथुरा में है, लखनऊ में है, या कानपुर में है। तो इनमें से कहाँ है नगर पालिका संग्रहालय। बस इतना ही पूछना है इस प्रश्न का, और उम्मीद करता हूँ कि आज 20+ के सीरीज में आप 20 तक तो पहुँच के ही जाएंगे। एकदम केयरफुली अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा मित्रों प्रयागराज। क्या हो जाएगा, प्रयागराज, जो इलाहाबाद जिसको कहते हैं नगर पालिका संग्रहालय वहीं पे है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का पूछना है ग्राफिक मिधा नहीं है, ग्राफिक मिधा नहीं है, एग्रोबिक वुडकट नहीं है, ब्रोन ब्लास्टस नहीं है, या धातु नहीं है। क्या इनमें से जो है ग्राफिक मिधा नहीं है। ठीक है, 7वें प्रश्न का बस इतना ही पूछना है, तो इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ब्लोन ब्लास्टस। क्या होगा, ब्लोन ब्लास्टस, ये जो है ग्राफिक मिधा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न का पूछना है कि तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। जो तंजौर में मंदिरें हैं, वैसे तंजौर में बहुत सारी मंदिरें हैं, लेकिन तंजौर के मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्या वो पार्थोनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ का, क्या वो बृहदेश्वर का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, या कादरिया महादेव का मंदिर है। ये सभी तंजौर के ही मंदिरों में आते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, बस ये पूछना है इस प्रश्न का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे उत्तर से पहले प्रश्न का आपका ड्राफ्ट होता जा रहा होगा। वैसे तो आप कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट मैं लूँगा मित्रों, वो कमेंट मेल या फीमेल जो भी किया हो, एलिजिबिलिटी से लेकर उनका कमेंट्स था कि सर मैंने 12वीं किया है, और 12वीं के करने के बाद जो है मैं ग्रेजुएसन भी हूँ, और ग्रेजुएसन करने के बाद मैंने जो है तैयारी कला से करना शुरू कर दिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो सबसे पहले उनसे मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने 12वीं शब्द का इस्तेमाल किया है, उसमें आपको ये बताना है कि 12वीं जो आपने किया है किससे किया है, कला से है कि नहीं उसमें। अगर वो कला है आपके पास, अगर आप फीमेल हैं कला है तो ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपका टेक्निकल आर्ट है तो होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, बेहिचक तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए तंजौर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है, उस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है, बृहदेश्वर मंदिर। प्रश्नों को चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर
निम्न में से किस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है? प्रश्न पूछ देगा चेंज करके कि बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस मंदिरों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है? तो तंजौर के मंदिर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बस इतना ही प्रश्न को चेंज करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका हो गया ये 9। ये 9वां प्रश्न है मित्रों। और प्रश्न का कहना है कि जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई क्या है? 9 गुणे 4.5 मीटर, 20 गुणे 10 मीटर, 10 गुणे 5 मीटर या 14 गुणे 7.5 मीटर। जोगीमारा जो गुफा है उसकी लंबाई और चौड़ाई सिर्फ पूछ रहा है ये प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल चुके होंगे मेरे उत्तर से पहले। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा 20 गुणे 10 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई जोगीमारा की जो है वो 20 गुणे 10 मीटर है। कहीं कहीं कुछ और भी दिया हुआ है बुकों में इस प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? प्रयाग शुक्ल नाम है और उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम क्या है? कला दीर्घा, कला वार्ता, कला प्रयोजन या रंग प्रसंग। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, टीजीटी में 2021 के प्रश्न पूछा गया था इस तरह के, पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे टीजीटी में। तो पत्रिका से संबंधित भी प्रश्न इसमें हमने आज लिया है। तो बस इतना ही कहूँगा कि केयरफुली देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में डाउट कर रहा हो तो वो प्रश्न बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर कोई फॉल्ट हमसे होता है तो वो बताइएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे हम, क्योंकि हम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, हम भी इंसान हैं और हमसे गलती होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रयाग शुक्ल जो है जिस पत्रिका के संपादक थे मित्रों, उस पत्रिका का नाम था रंग प्रसंग। क्या नाम था? रंग प्रसंग। तो उल्टा इसका कर देगा, प्रश्न को उल्टा पूछ लेगा घुमा के, सिर्फ इतना ही कहेगा कि रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वहाँ तब आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसे समर्पित है? जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है और वो समर्पित है मूर्तिकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, चित्रकला के लिए या वास्तुकला के लिए। ठीक है, बस 11वां नंबर प्रश्न का इतना ही पूछना है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसे समर्पित है, यानी मूर्तिकला की लिए समर्पित है वो, स्थापत्य कला, चित्रकला या वास्तुकला के लिए। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न संख्या 11 का हमारा राइट आंसर होगा वास्तुकला के लिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वास्तुकला के लिए है। और आपको मैं बता दूं कि यूपी टेट जो पेपर हो रहा था, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर के बच्चों के लिए, तो उसके ईवीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। वैसे तो पेपर आउट हो गया था, कैंसिल भी हो गया था, लेकिन उसमें ये प्रश्न था कि आपका जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, बस ये पूछा था उसने कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पुरी में है। तो यहाँ प्रश्न आपके सामने है कि आपसे यही कह सकता है कि वास्तुकला को समर्पित जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वास्तुकला को समर्पित जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूपी में भी इसने पूछा था इस प्रश्न को। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 12 का कहना है, 12वां प्रश्न है ये, प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक कला है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मायने क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, 20+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है और आज हमें देखना है कि कितना आप जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस पे ले जाते हैं। आज के इस वीडियो को कितना आप ले जाते हैं सही करके, यही देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप पीछे से पढ़े हुए आ चुके हैं और उसमें आपको किसी चीज़ की सिखाने की हमको ज़रूरत जहाँ तक लगता है नहीं है। तो प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ क्या होगा मित्रों? तो प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। ऐतिहासिक कला और प्राग ऐतिहासिक कला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राग ऐतिहासिक कला जो है वो आदि मानव की कला थी। आदि मानव नेचुरल गुफाओं में रहा करते थे और उस गुफा में उन्होंने चित्रकारी की शिला पे, और उसमें जो है लिखित प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं,
लेकिन ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। मेन डिफरेंस बस इतना ही है कि प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 13 का कहना है मित्रों, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था। जो चित्रकला है उसका एक पुराना नाम क्या था, पुराना। ठीक है, प्राचीन नाम चित्रकला का क्या रखा गया था। शिल्प रखा गया था, आलेख्य रखा गया था, डिजाइन या सभी। तो ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, कमेंट करिए अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है या किसी भी तरह का कोई प्रश्न एजुकेशन संबंधित तैयारी से है तो आप बेहिचक पूछिए, चाहे आप किसी भी राज्य से हों। अगर कला की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मित्रों, चित्रकला का प्राचीन नाम जो था वो था आपका, यानी प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आलेख्य। क्या हो जाएगा, आलेख्य। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था मित्रों, आलेख्य था। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसका राइट आंसर था आलेख्य। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 नंबर पूछ रहा है, उच्च पुनः जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनः जागरण काल के चित्रकार का नाम बताना है। राफेल नाम था उनका, फ्रा एंजेलिको, जोत्तो या बीतिचेल्ली। इनमें से वो कौन सा पाश्चात्य कलाकार है जो उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार है। तो 14 नंबर प्रश्न है और 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा राफेल। क्या हो जाएगा, राफेल हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न का कहना है कि अनाज की उसाई नामक चित्र किसने बनाया। नंदलाल बोस ने, राम किंकर बैज ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अनाज की ऊंचाई नामक चित्र किसने बनाया। प्रश्न संख्या 15 का बस इतना ही पूछना है और इस प्रश्न का आंसर ड्रॉप करेंगे फटाफट आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर। अब इस प्रश्न पे एक थोड़ा सा छोटा सा चर्चा हो जाएगा कि चूंकि ये है चित्र, ये चित्र है, अनाज की उसाई चित्र है एक, और कई लोग जो हमारे तैयारी करने वाले मित्र हैं, जैसे कि जो अगर पढ़े होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं नहीं तो उनको लग रहा होगा कि चलिए भाई राम किंकर जो बैज हैं वो तो हो गए आपके मूर्तिकार। ये कह रहा है चित्र तो बचते हैं नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, तो इनमें से कोई एक होंगे। ठीक है, लेकिन असल मायने में मित्रों अगर इसका प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर राम किंकर बैज होगा। राम किंकर बैज मूर्तिकार थे, तो मूर्तिकार के साथ साथ उन्होंने चित्रकारी भी की, जिसमें से उनके एक चित्र का नाम है अनाज की ऊंचाई। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछ दे कि ख्याति प्राप्त हुई जो उनकी, तो ख्याति उनकी प्राप्त हुई है किसमें, मूर्तिकार के रूप में, लेकिन उन्होंने चित्र भी बनाया है। तो अनाज की ऊंचाई राम किंकर बैज का क्या था, चित्र था। ठीक है, और राम किंकर बैज, इसको प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि राम किंकर बैज का बनाया निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र है। प्रश्न बस इतना ही पूछ देगा चेंज करके कि राम किंकर बैज का बनाया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र है, तो विकल्प में अनाज की ऊंचाई भी होगी, तो उसमें आपको जो है टिक लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न का कहना है कि मिर्जापुर की क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की वो पहाड़ी कौन सी है जिस पे उस पहाड़ी पे भारतीय गुफा चित्र हमको बने हुए प्राप्त हुए, मिले या खोजे गए कह लीजिए। पहाड़गढ़ की पहाड़ी पे, कैमूर की पहाड़ी पे, कबरा की पहाड़ियों पे या विंध्य पहाड़ियों पे। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक चित्रों के
बेहतरीन जो है नमूने हमको देखने को मिले हैं और अपने आप में इतिहास में एक कला का एक अजीम जो है समेटे हुआ है चीज़। और उस प्रश्न का यानी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मित्रों, यानी 16 नंबर प्रश्न है बी, कैमूर की पहाड़ियों पे। मिर्ज़ापुर में जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर में मिले थे। ठीक है, तो जब भी मिर्ज़ापुर जाइए तो घूमने जरूर जाइए, देखिए उस इतिहास को जो हमसे जुड़ा हुआ है कला से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, और प्रश्न का पूछना है कि वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग कहलाते हैं। जो वर्ण चक्र है उसमें जो आमने सामने के रंग है, कलर है, उसको क्या कहते हैं? विरोधी रंग, समान रंग, समीपस्थ रंग या एकांकी रंग। ठीक है, वर्ण चक्र में ठीक आमने सामने के जो रंग होते हैं, आमने सामने के जो रंग दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे हम कहते हैं विरोधी रंग। किसे कहते हैं? विरोधी रंग। आमने सामने के रंग को वर्ण चक्र में हम विरोधी रंग के नाम से पुकारते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि विरोधी रंग वर्ण चक्र में किस तरह के रंग को मानते हैं। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि विरोधी रंग वर्ण चक्र में किस तरह के रंग को कहते हैं, तो आमने सामने के रंग को कहते हैं। ऑप्शन में बस उठा के ले आके इधर वही डाल देगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए था। आइए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? 64 योगिनी मंदिर किसी इसमें से देवता को समर्पित है, और वो देवता कौन से हैं यही बस पूछ रहा है। 20+ प्रश्नों की सीरीज में आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 18 को, और प्रश्न का कहना है कि 64 योगिनी मंदिर समर्पित है शिव को, विष्णु को, दुर्गा को या पार्वती को। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का जवाब अब फटाफट देंगे आप लोग। और एक दो लोग हैं जो कमेंट्स किए थे उत्तर देने से पहले, उसका जिक्र करूंगा कि सर आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। तो वो एक दो ही है, तो ज़रा आप भी अपने मोबाइल को एक बार चेक करिए, हो सकता है वहाँ कहीं आपका फॉल्ट हो। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को पहले चला कर देख लेता हूँ कि उसमें आवाज़ क्लियर है कि नहीं, उसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो मैं देखता हूँ तो आवाज़ तो चलता ही है, और बाकी लोग भी जो दिखते हैं तो आवाज़ उनको सुनाई देता है। एक दो लोग हैं जो कमेंट्स किए थे कल, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि आप भी अपने लीड में जैसे जान लीजिए हेडफोन लगाते हो या ऐसे ही देखते हो, तो एक बार देख लीजिए सेटिंग में ऐसा तो नहीं है कि आपकी आवाज़ खुद ही उसमें कम हो गई हो और आप जो है नहीं ध्यान दे पा रहे हो। तो एक बार केयर करिएगा पहले, ठीक है? क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद पहले देख लेता हूँ आवाज़ है कि नहीं पूरी, तब जाके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, दुर्गा को। कई 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 जगह पे देखिएगा इसका आंसर काली दिया हुआ है किताबों में, काली को कई जगह आंसर दिया है काली को। ठीक है, लेकिन दुर्गा को समर्पित है। 64 योगिनी का मंदिर वहाँ पे दुर्गा को समर्पित है, और ये एमपी के जबलपुर में है। 64 योगिनी का मंदिर जो है एमपी के जबलपुर में है, बहुत बेहतरीन मंदिर है और दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, लेकिन हम दुर्गा को ही मानेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 का कहना है आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। आकांक्षा का जो भाव प्रकट करती है कौन सी रेखाएं करती हैं? कर्णवत रेखाएं, कठोर रेखाएं, लंबवत रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं? इनमें से वो कौन सी रेखा है जो भाव प्रदर्शित करती है आकांक्षा की? ठीक है, तो ड्रॉप योर आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कि कितने सही आज जाते हैं, ये देखना है हमको। एक तरह से ये रिपीट प्रश्न ही हमारा चल रहा है, दोहरा रहे हैं हम अपने आप को कि पीछे हम भूल तो नहीं गए, यही हमें जानना है। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों सी, लंबवत रेखाएं आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। प्रश्न में चेंजिंग करेगा एग्जामिनर, और प्रश्न को ऐसे भी बना सकता है कि लंबवत रेखाएं निम्न में से किस तरह का भाव प्रकट करती हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबवत रेखाएं निम्न में से किस तरह का भाव प्रकट करती हैं। तो अगर आप समझदार हैं और आप नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो ये कौन सी भाव पसंद करती है, ये कौन सी, ये कौन सी और ये कौन सी, इन सब चीज़ों को एक एक जगह अलग लिख लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा कर रखिएगा। यकीन मानिए प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए
20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 20। 20+ सीरीज में 20वां है, इसके बाद जितना जाएंगे वो प्लस में जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 का पूछना है, मार्ग पत्रिका का संपादन थे, मार्ग पत्रिका के संपादन थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न दिया था, उसमें प्रयाग शुक्ल नाम के प्रयाग शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो वहाँ पूछा था प्रयाग शुक्ल ने, नाम दे दिया था कलाकार का। यहाँ पूछ रहा है उल्टा उसका कि मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे, मुल्कराज श्रेणी, मुल्कराज आनंद, आनंद कुमार स्वामी या मुल्कराज सिंह। तो वहाँ क्या था, वहाँ पे प्रयाग शुक्ल जी का नाम दे रखा था और यहाँ पे पत्रिका का नाम दे रखा है और पत्रिका के संपादक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ भी मैंने उस प्रश्न को चेंज करके बताया भी था आपको। तो मित्रों 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक हैं मुल्कराज आनंद। तो यहाँ ऐसे भी फिर से पूछ सकता है, आपसे उल्टा घुमा के पूछ सकता है कि मुल्कराज आनंद निम्न में से किस पत्रिका के संपादक हैं, तो मार्ग पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे है। 20+ सीरीज में +20 के ऊपर अब चलना शुरू कर दिए हैं और आपको इसी में से चेक करना है पूरे प्रश्नों में से कि आज कितना सही जाता है आपका टोटल में। ये कमेंट्स करिएगा, ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो नहीं आता है उसको मानिए कि हाँ हम भूल गए हैं, हमको ये याद रखना चाहिए था। अपनी गलतियों को मानना कोई बुरी बात नहीं है, उससे हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो आप हों या हम हैं। सेल्फ स्टडी लेकिन मत छोड़िएगा वीडियो के साथ साथ, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 21 प्रश्न का पूछना है कि अशोक के ने लगभग कितने स्पूत को बनवाया था। जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने स्पूत का निर्माण करवाया था, लेकिन वो संख्या पूछ रहा है लगभग अपने जीवन काल में उन्होंने कितने जो है स्पूतों का निर्माण करवाया था अशोक ने। 20,000, 60,000, 84,000 या 88,000। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे कि अशोक जो कि बुद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके समय में जो है बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचार प्रसार में रहा, तो वो कितने स्तूपों का निर्माण अपने जीवन काल में उन्होंने करवाया था अपने शासनकाल में। तो मित्रों उन्होंने करवाया था 84,000 स्तूपों का निर्माण। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, लगभग की बात हो रही है, लगभग 84,000। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न का कहना है पटना कला का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। यानी जो पटना शैली थी, पटना कला यानी पटना शैली, ठीक है, या पटना कलम कह लीजिए। तो इस शैली का विकास जो हुआ है दो शैलियों के मिश्रण से हुआ। क्या वो यूरोपीय एवं भारतीय शैली थी, क्या वो पाल और मुगल शैली थी, क्या वो ईसाई और हिंदू शैली थी। ये देखिएगा शैली है, ठीक है, कि क्या वो यूरोप और बंगाल शैली थी। कौन सी ये दो शैली थी जिनके मिश्रण से बना पटना कला, पटना शैली, पटना कलम। तो मित्रों प्रश्न संख्या 22 है ये और इसका उत्तर होता है यूरोपीय एवं भारतीय शैली। प्रश्न में थोड़ा सा बस बदलाव करके इतना ही पूछेगा कि यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से निम्न में से किस शैली का उद्भव हुआ। उद्भव शब्द पूछेगा कि यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से या सम्मिश्रण से निम्न में से किस शैली का उद्भव हुआ मित्रों, तो पटना शैली का उद्भव हुआ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 23। जयमंगला क्या है। जयमंगला जो है वो क्या है। सौंदर्य शास्त्र का पुराना इतिहास है, संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है, यशोधर पंडित की कामसूत्र का टीका है या दीदी की प्रार्थना की पुस्तक है। इनमें से क्या है जयमंगला। ठीक है, तो ड्रॉप कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से पता है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यशोधर पंडित के कामसूत्र का टीका है जयमंगला। यानी यशोधर पंडित ने कामसूत्र का टीका किया था, जयमंगला जिसको कहते हैं, जयमंगला उसी कामसूत्र का टीका है वो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पे।
20+ प्रश्नों की सीरीज में 24वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया। ताजमहल को जिस देश के कारीगरों की हेल्प से बनवाया गया, क्या वो फारस के थे, क्या वो चीन के थे, यूनानी थे या ईरानी थे। ठीक है, तो शाहजहां ने मुमताज महल के याद में, उनके प्यार में, मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। सभी लोग जानते हैं आगरा में आपका ताजमहल है और उसे प्रेम की निशानी कहा जाता है। मुमताज़ के और शाहजहां के प्रेम की निशानी है ताजमहल, और उसको जिस कारीगरों ने बनाया था बस वही पूछ रहा है। और इसके बारे में इतिहास भी एक है, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि कहा जाता है कि जिस कारीगरों ने ताजमहल को बनाया, राजा ने उनके दोनों हाथ कटवा दिए थे ताकि फिर दुनिया में कभी ऐसा ताजमहल ना बने। ये कहा जाता है, हमने भी सुना है लोगों से। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा पहले तो फारस देश के कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, फारस देश से आए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न का कहना है कि अवलोकितेश्वरा कहाँ पाए जाते हैं। अवलोकितेश्वरा कहाँ पाए जाते हैं। शीतलवासन की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में। अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न एकदम सीधा साधा इस प्रश्न को उसने पूछा है और उसका पूछने का एक ही मकसद है, सिंपल तरीके से उसने प्रश्न को किया है, लेकिन प्रश्न यही कहना ये चाहता है कि अवलोकितेश्वर जो चित्र है, जो अवलोकितेश्वर जो है वो हमको किस गुफा में प्राप्त हुई है चित्र, ये बस पूछ रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ कह दिया है कहाँ पाए जाते हैं। तो मित्रों अवलोकितेश्वर जो है वो अजंता की गुफा में पाए। कहाँ पाया जाता है, अजंता की गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, आइए प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है। जो मथुरा की कला है उनमें जिन जिन धर्मों का संगम दिखाई देता है वो धर्म क्या ब्राह्मण जैन बौद्ध है, क्या वो जैन ईसाई बौद्ध धर्म है, जैन इस्लामिक या हिंदू धर्म है, या बौद्ध हिंदू तथा इस्लामिक धर्म है। तो जो मथुरा की कला है, मथुरा की शैली है, उसमें इनमें से 3 धर्मों का, ठीक है, संगम दिखाई देता है। मतलब 3 धर्म, मथुरा कला में जो चीज़ें मिली हैं उसमें 3 धर्मों की जो है चीज़ें का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि धर्मों का संगम दिखाई देता है। बस को पूछने का बस तरीका अलग है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मण जैन और बौद्ध। ठीक है, मथुरा कला में जिस 3 धर्मों का संगम हमें दिखाई देता है वो धर्म है ब्राह्मण जैन और बौद्ध। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। कभी कभी ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मथुरा कला में 3 धर्मों के संगम में निम्न में से कौन सा धर्म हमें दिखाई नहीं देता। बस इतना ही कहेगा कि मथुरा कला के धर्मों का संगम में निम्न में से कौन सा धर्म हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, और भी तरीका है उसके प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाने का, तो एक ही 2 पे जिक्र करेंगे, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। पूछ रहा है गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय, संग्रहालय का नाम है गंगा स्वर्ण जयंती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था नगर पालिका, क्या पढ़ा था, नगर पालिका संग्रहालय कहाँ है, तो आपने पढ़ा था प्रयागराज। तो यहाँ कह रहा है कि गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय नाम है उसका, और वो जयपुर में है, जोधपुर में है, अलवर में है या बीकानेर में है। बस इतना ही प्रश्न का कहना है। 20+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है और टोटल प्रश्नों में से आज हमको देखना है कि हमारे सब्सक्राइबर दोस्त कितने जाते हैं। कमेंट्स जरूर करेंगे। कोई सवाल हो आपका कमेंट्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करेंगे। हर कमेंट्स को पढ़ा जाता है
और जो आपकी परेशानी संबंधित कमेंट्स हैं उस पे जो है अगले वीडियो में जिक्र किया जाता है। तो मित्रों, हमारे प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब यानी क्वेश्चन नंबर 27 है बीकानेर। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या का कहना है जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही। ठीक है, जयपुर के जो चित्रकार थे उनका जो प्रिय विषय रहा वो क्या रहा, यानी ज़्यादातर प्रिय विषय किस टाइप के बनाते थे? लोक चित्र बनाते थे, बाल चित्र, रेखा चित्र या बिहारी शतैषा? क्या बनाते थे जयपुर के चित्रकार? क्या था उनका प्रिय विषय, किस टाइप के चित्र में? दूसरी बात ये मित्रों कि टेलीग्राम हमारा है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च मारिएगा टेलीग्राम में जाके AMU क्लासेस, आपको यही लोगो दिखाई देगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि रोज़ाना शाम 6 बजे के बाद मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ वोट करने के रूप में कि वोट करिए कि उस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। और जब आप वोट सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, तो जो सही आंसर होगा उस पर ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप जो है एक एक प्रश्न रोज शाम को मिलता है, वोट करिए और अपने प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप लोग अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे से भी प्रश्न भेज के ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसीलिए बनाया गया है कि उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने प्रश्नों को डाल के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ये आपका जो है 29 नंबर था ये प्रश्न, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोक चित्र। जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा लोक चित्र। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि जो लोक चित्र है वो निम्न में से कहाँ के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा? पूछ लेगा, लोक चित्र निम्न में से कहाँ के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा? तो जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा। ठीक है मित्रों, एक चीज़ देखिएगा मित्रों, यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। प्रश्न संख्या जो हमारा था ये 28 नंबर प्रश्न है। ये इस प्रश्न में जो है प्रश्न का उत्तर जो है गलत हो गया है, इसलिए मैंने जो है थोड़ी देर जो है ध्यान नहीं दिया इस पे। देखिएगा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान जो है कहीं और हो गया है। और चूँकि वीडियो बनाते हुए कभी कभी होता है कि आदमी को जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो बस वही समझ लीजिए। जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय हमने बताया था, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है? लोक चित्र। तो लोक चित्र नहीं होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहारी सतैषी। क्या होगा? बिहारी सतैषी। जो जयपुर के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है वो बिहारी सतैषी रहा है। इस प्रश्न में मैंने जो है इसके पहले लोक चित्र बताया था जो कि बिल्कुल गलत है, वो राइट आंसर आपका बिहारी सतैषा होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 से ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा बिहारी सतैषी। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से उतर गया है इसलिए प्रश्न को कुछ और उत्तर हमने दे दिया था। आइए, तो उसको सुधार लीजिएगा, एक बार जरूर सुधार लीजिएगा। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न का पूछना है, श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता कहा जाता है, एक वर्णीय योजना कहा जाता है, बहुवर्णीय योजना या द्विवर्णीय योजना? श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को किस नाम से पुकारा जाता है? 29 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है आपका, तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए, शाम 6 बजे आपको वहाँ प्रश्न मिलते हैं। बेहिचक अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपनी तैयारी में अपने कमेंट्स में डिस्कशन अपने आप टेलीग्राम में कर सकते हैं, इसीलिए वो ग्रुप बनाई गई है। और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा वर्ण शून्यता। श्याम श्वेत वर्णों में चित्रण को क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता कहा जाता है। ठीक है, वर्ण शून्यता आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ण शून्यता किस तरह के चित्रण के वर्ण में कहा जाता है? वर्ण शून्यता है, यानी श्याम श्वेत वर्ण से चित्रण को क्या कहा गया? तो वर्ण शून्यता। फिर वैसे एक ही प्रश्न इसके अच्छे हैं देखने में। और इस वीडियो का मित्रों आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30।
यानी 20 प्लस प्रश्न मतलब ये हुआ कि हमने आपको 30 प्रश्नों की सीरीज दी है टोटल, और उसमें से कितने सही होते हैं आज आपके, ईमानदारी से आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करना है। और अगर आप में थोड़ा सा जो है तैयारी बेस्ट नहीं आंसर दे पाते हैं तो उसमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी अच्छा होता है तो कभी बहुत अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा मिस होता है, और यही सब चीज़ें मिक्स होके एक दिन एक बड़ा सा ज्ञान का भंडार बन जाती हैं जो आपके कामयाबी का शिखर बनती हैं। तो आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 का पूछना है, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादन। अभी तक इस प्रश्न में मैंने 3 जो है कला संपादन से संबंधित प्रश्न किया है। एक प्रयाग शुक्ल का कौन थे संपादन, प्रयाग शुक्ल का क्या था। एक आपका था मुल्क राज का, और तीसरा ये है आखिरी वाला प्रश्न कि कला पत्रिका वृश्चिक के संपादन कौन है। गुलाम मोहम्मद शेख हैं, के.जी. सुब्रमण्यम, डी.पी. राय चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 प्रश्न इसमें पत्रिका से संबंधित संपादन और उनके चित्रकार कलाकार के हमने दिए हैं। तो उस पत्रिकाओं के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में जरूर याद रखिएगा। तो कला जो वृश्चिक पत्रिका है उसके संपादन के रूप में हम जिसे जानते हैं मित्रों, वो हैं गुलाम मोहम्मद शेख। कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख को वृश्चिक कला पत्रिका के संपादन है। या ये भी पूछ सकता है कि गुलाम मोहम्मद शेख निम्न में से कौन सी कला पत्रिका के संपादक हैं, तो वृश्चिक पत्रिका के। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो बस एक ही चीज़ चाहिए आपसे, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आपका हमारे वीडियो का, मेहनत का, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब शेयर करिए। आप जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चलाते हों, जहाँ जो बच्चे इससे संबंधित पढ़ना चाहते हैं अपने राज्य में, जैसे कि बाहर राज्य के, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं, जो जो हिमाचल के हैं, यानी बिहार के हैं, जहाँ के भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने सिटी में जो है शेयर करेंगे। तो इससे ये होगा कि कुछ बच्चे और जुड़ेंगे और उनसे कुछ ज्ञान हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। हम दोनों का एक दूसरे की ज़रूरत है, स्टूडेंट टीचर की साथ ज़रूरत होती है, तभी जाके कोई जो है नींव मजबूत होता है, और वो हम और आप दोनों लोग मिल के करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद बेहद आया होगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।